नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास सीटेट 2026 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी यानी सीडीपी पर आधारित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रिवीजन स्लाइड्स हैं। सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। ये स्लाइड्स एनसीईआरटी और पिछले सालों के प्रश्नों के विश्लेषण पर आधारित है। तो आज हमारा लक्ष्य है कि इनकी मदद से सीडीपी के जो सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जल्दी से दोहराया जाए। बिल्कुल। आज हम एक क्विक रिवीजन क्लास कर रहे हैं। हम एक एक करके हर स्लाइड के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। कोशिश यही रहेगी कि परीक्षा में आने वाले हर जरूरी पॉइंट को कवर किया जाए। तो चलिए पहली स्लाइड से ही शुरू करते हैं। हमारी पहली स्लाइड है वृद्धि और विकास के अंतर पर। देखिए, ये सीडीपी का सबसे बुनियादी और जरूरी कॉन्सेप्ट है। इससे सीटेट में सवाल आता ही है। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। हाँ, ये तो बेसिक है। तो सबसे पहले वृद्धि यानी ग्रोथ को समझते हैं। ये मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव, मतलब जिसे हम माप सकते हैं। जैसे लंबाई या वजन? हाँ बिल्कुल। ये शारीरिक होती है और एक समय पर यानी परिपक्वता पर आके रुक जाती है। लेकिन विकास यानी डेवलपमेंट, ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। अच्छा, मतलब इसमें क्वालिटी भी मैटर करती है। एग्जैक्टली। ये बहुआयामी है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक। और विकास निरंतर चलता है, हमेशा, मतलब गर्भ से कब्र तक, वूम टू टूम्ब। ओके। अब इसके कुछ मुख्य सिद्धांत देखते हैं। ये PYQ बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है सिफेलोकॉडल। सिफेलोकॉडल, इसका मतलब? इसका मतलब है विकास सिर से पैर की ओर होता है। बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर धड़ और फिर जाकर पैरों पर नियंत्रण पाता है। अच्छा। और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब है केंद्र से बाहर की ओर। मतलब बच्चा पहले अपनी बाह पर कंट्रोल करेगा, फिर हाथ और आखिर में उंगलियों पर। इसीलिए छोटे बच्चे पेंसिल ठीक से नहीं पकड़ पाते शुरू में। बिल्कुल सही। और यहीं पर व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी आता है कि हर बच्चे के विकास की गति अलग होती है। तो इस अंतर को याद रखिएगा। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड है विकास की अवस्थाओं पर। हाँ, अब हम विकास की 4 मुख्य अवस्थाओं को देखेंगे। हर अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं और इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले शैशवावस्था, 0 से 2 साल। इस उम्र में बच्चा अपनी इंद्रियों मतलब सेंसेस से सीखता है और वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब ये समझना कि अगर कोई चीज आंखों के सामने नहीं है तो भी वो है। हाँ, और बच्चा नकल करके इमिटेशन से सीखता है। इसके बाद आती है पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 साल। इसे खिलौने की आयु भी कहते हैं, है ना? सही कहा, टॉय एज। यहाँ भाषा का विकास सबसे तेज होता है, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चा बहुत जिज्ञासु होता है, हर बात पर क्यों पूछता है। और इसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 साल। इसे टोली या गैंग की अवस्था, गैंग एज कहते हैं। स्कूल एज भी तो यही है। हाँ, स्कूल एज भी यही है। और यहीं से बच्चे में तार्किक चिंतन मतलब लॉजिकल थिंकिंग शुरू होती है। पर यह तार्किक चिंतन मूर्त चीजों तक ही सीमित रहता है। और आखिर में किशोरावस्था, एडोलेसेंस, 12 से 18 साल। इसे तनाव और तूफान, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था कहा गया है। यहाँ पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है और बच्चा अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। ये सभी पॉइंट्स तो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड है समाजीकरण और लिंग पर, सोशलाइजेशन एंड जेंडर। ये एक और बहुत जरूरी विषय है। देखिए, समाजीकरण का मतलब है समाज के नियमों को सीखना। इसके 2 मुख्य माध्यम हैं। प्राइमरी एजेंसी यानी प्राथमिक संस्था हमेशा परिवार होती है। इस पर तो सीधा सवाल आता है। हाँ, कि प्राइमरी एजेंसी कौन सी है। हाँ, हर बार लगभग। और सेकेंडरी एजेंसी यानी द्वितीयक संस्था में स्कूल और मीडिया आते हैं। अब लिंग की बात करते हैं, जेंडर की। यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत। देखिए, सेक्स एक जैविक यानी बायोलॉजिकल संरचना है, जबकि जेंडर एक सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट, जिसे समाज ने बनाया है। अच्छा। इसी से जुड़े 2 और शब्द हैं। एक है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, मतलब रूढ़िवादिता, जैसे लड़के रोते नहीं। बिल्कुल, या लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। और दूसरा है जेंडर बायस यानी पक्षपात, जो लिंग के आधार पर भेदभाव करना होता है। ये कॉन्सेप्ट्स पेडागोजी के प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड है लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। वाइगोत्स्की, इनका नाम आते ही 3 शब्द दिमाग में आते हैं, समाज, संस्कृति और भाषा। एकदम सही। इनके अनुसार
बच्चे का विकास सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरैक्शन से होता है। इनके 3 मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं, ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वो दायरा है जिसमें बच्चा किसी की मदद से कोई काम सीख सकता है जबकि अकेले नहीं कर सकता। और मदद करने वाला कौन है? वो है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। मतलब कोई भी जो बच्चे से ज्यादा जानता हो। हाँ, टीचर, माता पिता, कोई दोस्त भी हो सकता है। और ZPD के अंदर दी जाने वाली अस्थायी मदद को ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं, टेम्पररी हेल्प। ओके। भाषा और विचार पर वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में। और प्राइवेट स्पीच, जब बच्चा खुद से बोल बोल कर काम करता है, वो अपने व्यवहार को दिशा देने के लिए ऐसा करता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण PYQ आधारित कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। चलिए इस पॉइंट को याद रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं लॉरेंस कोलबर्ग पर, नैतिक विकास। हाँ, कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए हैं और हर स्तर में 2 अवस्थाएं हैं। पहला है पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल। यहाँ नैतिकता बाहरी होती है ना? हाँ, पहली अवस्था है सजा और आज्ञा पालन, और दूसरी है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। दूसरा स्तर है परंपरागत या कन्वेंशनल। इसमें बच्चा सामाजिक नियमों को मानता है। सही कहा। तीसरी अवस्था है अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की, और चौथी है कानून और व्यवस्था को मानने की। ज्यादातर लोग इसी स्तर पर होते हैं। और सबसे ऊंचा स्तर? उत्तर परंपरागत या पोस्ट कन्वेंशनल। यहाँ व्यक्ति अपनी नैतिकता खुद बनाता है। पांचवी अवस्था है सामाजिक समझौता की, और छठी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की, जैसे गांधी जी के सिद्धांत। इनकी आलोचना भी तो हुई थी। हाँ, कार्ल गिलेगिन ने लैंगिक पक्षपात के लिए इनकी आलोचना की थी। ये आलोचना भी पूछी जाती है। अब अगले सिद्धांत पर चलते हैं। बुद्धि और हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि बुद्धि एक तरह की नहीं होती, बल्कि कई प्रकार की होती है। और उन्होंने 8 प्रकार बताए हैं। हाँ, स्लाइड पर जो 8 प्रकार दिखाए गए हैं उन्हें जल्दी से देख लेते हैं। भाषाई, तार्किक गणितीय, स्थानिक, शारीरिक गतिक, संगीतात्मक, अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक और प्रकृतिवादी। बिल्कुल। अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल, दूसरों को समझना, और अंतरावैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल, खुद को समझना। सीटेट में किसी स्थिति का उदाहरण देकर पूछा जाता है कि इसमें किस प्रकार की बुद्धि दिख रही है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड है अधिगम और अभिप्रेरणा पर, लर्निंग एंड मोटिवेशन। लर्निंग यानी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। हाँ, परमानेंट चेंज। और कभी-कभी सीखते हुए एक पठार आता है, प्लेटो, जहां सीखना रोक सा जाता है। अब अभिप्रेरणा, मोटिवेशन की बात करते हैं। ये 2 तरह की होती है, आंतरिक और बाह्य। सही। आंतरिक यानी इंट्रिंसिक, जो जिज्ञासा से अंदर से आती है। सीखने के लिए ये सबसे अच्छी मानी जाती है। सीटेट हमेशा आंतरिक अभिप्रेरणा को ही सही विकल्प मानता है। और बाह्य, एक्सट्रिंसिक, वो पुरस्कार या दंड के लिए बाहर से आती है। हमें एक शिक्षक के तौर पर हमेशा आंतरिक अभिप्रेरणा को ही बढ़ावा देना है। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड है व्यक्तिगत विभिन्नता पर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका सिद्धांत है कि कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। विकास, आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। हाँ, आनुवंशिकता को नेचर कहते हैं जो फिक्स्ड है, और वातावरण को नर्चर कहते हैं जो डायनामिक है। तो पेडागोजी के नजरिए से इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमें विभेदित अनुदेशन यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करना चाहिए। हमें वन साइज फिट्स ऑल वाले तरीके से बचना होगा। ये कॉन्सेप्ट तो पेडागोजी के सवालों के लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र है, बच्चे के लिए सिस्टम बदलेगा, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं। मतलब सभी बच्चों को, चाहे उनकी योग्यता कुछ भी हो, एक ही छत के नीचे एक साथ शिक्षा देना। यहाँ कुछ सीखने की अक्षमताओं का भी जिक्र है। हाँ, जैसे डिसलेक्सिया, जो पढ़ने में कठिनाई है, डिस्ग्राफिया, लिखने में कठिनाई, और डिस्कैल्कुलिया, गणित में कठिनाई। इनके अलावा RPWD एक्ट 2016, ADHD, ऑटिज्म भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चलिए अब शिक्षा नीतियों पर चलते हैं। स्लाइड 10, NCF 2005 और पेडागोजी। NCF 2005 के अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड। इसके 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं: ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, रटने की प्रणाली से मुक्ति, पाठ्यपुस्तक से आगे जाना, लचीली परीक्षा प्रणाली और प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास। एकदम सही। और इसमें शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता यानी फैसिलिटेटर की है, और छात्र एक सक्रिय निर्माता है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर। ये दोनों भूमिकाएं हर साल पूछी जाती हैं। ओके,
अब NEP 2020 और RTE 2009। NEP 2020 की नई संरचना है 5+3+3+4। इसके मुख्य बिंदु हैं FLN यानी बुनियादी साक्षरता, बहुभाषिकता और 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। और RTE 2009? RTE 2009 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इसमें शारीरिक दंड वर्जित है। प्राइमरी के लिए शिक्षक छात्र अनुपात 1.30 है और अपर प्राइमरी के लिए 1.35 है। हाँ, ये आंकड़े सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आकलन और मूल्यांकन पर आते हैं। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। CCE का मतलब है सतत और व्यापक मूल्यांकन। यहाँ 3 तरह के आंकलन बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ छात्र अक्सर कंफ्यूज होते हैं। असेसमेंट फॉर, ऑफ और एज लर्निंग। हाँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन। ये रचनात्मक होता है, फॉर्मेटिव। ये पढ़ाने के दौरान होता है ताकि फीडबैक और सुधार किया जा सके। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग? ये योगात्मक है, समेटिव। ये टर्म के अंत में होता है और इसका उद्देश्य ग्रेडिंग या जजमेंट करना है। और तीसरा, असेसमेंट एज लर्निंग। ये स्व आकलन है, सेल्फ असेसमेंट, जिसे छात्र खुद करते हैं। समझ गई। अब हमारी आखिरी स्लाइड है गोल्डन कीवर्ड्स। हाँ, और ये पेडागोजी के सवालों को हल करने की एक ट्रिक समझ लीजिए। पॉजिटिव और नेगेटिव टैग्स। बिल्कुल। जिन विकल्पों में अवसर, सक्रिय, करके सीखना, प्रोत्साहन, समावेशी, विविधता या त्रुटियों को सीखने का हिस्सा माना जाए, वो ज्यादातर सही होते हैं। और नेगेटिव टैग्स में केवल रटना, दंड, तुलना, लेबल करना, मानकीकृत जैसे शब्द। इनसे बचना चाहिए। और सबसे बड़ा नियम, बच्चा हमेशा सही होता है। अगर बच्चा फेल होता है तो ये सिस्टम की विफलता है। चाइल्ड इज ऑलवेज राइट, इफ चाइल्ड फेल्स, सिस्टम फेल्स। तो ये थे CDP के कुछ सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स का एक क्विक रिवीजन। हमने विकास के सिद्धांतों से लेकर नई शिक्षा नीतियों और आकलन के तरीकों तक लगभग सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि बच्चा कभी गलत नहीं होता, सिस्टम फेल होता है। तो एक शिक्षक के तौर पर हम रोजमर्रा की क्लास में इस सोच को असलियत में कैसे बदल सकते हैं, खासकर जब हमारे पास संसाधन सीमित हों? इस पर जरूर सोचिएगा।